नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार आम बजट पेश करने को तैयार हैं। तय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का वार्षिक बजट 9 मार्च को सामने आएगा। बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास ही है। ऐसे में मुख्यमंत्री ही बजट पेश करेंगे। कल यानी 7 मार्च को सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करेंगे। वहीं बजट सत्र के छोटे तो विपक्ष लगातार अब इस पर सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में भूपेश सरकार के पेश हो रहे इस बजट से सरकार को कितनी उम्मीदें हैं? महंगाई के दौर में हर तबके को इस बजट से कितनी राहत मिल सकती है? सरकार के पिटारे से प्रदेशवासियों के लिए क्या क्या हो सकता है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं। तो हम लोगों गैस का दाम तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, 1000 से अब 1500 हो जाएगा। पेट्रोल का दाम भी बढ़ रहा है। यूक्रेन में जब युद्ध चलने लगा तो तेल की दाम भी बढ़ने लगे, खाद्य तेल भी महंगे हो गए। ऐसे में रसोई में तो प्रभाव पड़ेगा ही। गरीब तबके के लोग तो और भी बेचारे मर गए ना। ऐसे में गरीबी तो वैसे भी जितना तनख्वाह मिल रहा है उसमें हम लोग खुश थे, लेकिन वो बजट तो गड़बड़ा ही गया। अब सब हम चाहते हैं कि राज्य सरकार डीए तो कम से कम बढ़ा दे, और दूसरी चीज नीचे तबकों के जो लोग हैं उनको भी राहत दिया जाए। जैसे सब्जियां हैं, तेल है, मसाले हैं, जो भी चीजें हैं, घरेलू सामान है, उन सब को कर मतलब उसकी जो दाम है उसमें गिरावट करे। और जो एचआर है हमारा काफी सालों से लंबित है, वो एचआर को भी बढ़ाया जाए हमारा। और जो जैसे हम खाने पीने की चीजें को ही ले ले, घरेलू जो भी बोलना चाहिए। हमारे घर में बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना, हम भी हैं, सारे लोग हैं। कुल बजट का 50% राशि आवंटित किया जाए ताकि हमारा पूरा अनाज खरीदी हो। आज 14 क्विंटल 80 किलो बेचने के बाद जो अनाज बच जाता है उसे औने पौने बेचना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी किसानों का 20 क्विंटल खरीदी हो, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये आज दलहन तिलहन की खेती नष्ट होने जा रही है। लगभग 75% रकबा खत्म हो गया है और वो जानवरों की चरी के कारण। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं पूरा गांव के सीमा को एक तार घेरा किया जाए। ये जो राज्य सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। नई पेंशन योजना जो 2004 से लागू हुई है, जिसमें कि जो नए कर्मचारी है वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। और पुरानी पेंशन योजना में जो था उसमें लाखों करोड़ों कर्मचारी जो है, अगर जैसे राजस्थान सरकार ने और झारखंड सरकार ने लागू किया है पुरानी पेंशन योजना को, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। तो 9 तारीख को छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है। नौकरी पेशा हों, व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, युवा हों, सभी को एक खास उम्मीद है कि इस बजट में सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे जिससे कि सभी को राहत मिले। कैसे अब सरकार इस बजट को बैलेंस कर पाती है, ये देखना अब बेहद अहम होगा। 9 तारीख को जब ये बजट होगा सबके सामने, तब इसका विश्लेषण भी होगा। लेकिन आज हम चर्चा इस पर करेंगे कि मौजूदा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या कुछ सरकार बेहतर से बेहतर अपने इस बजट में कर सकती है, और जनता की जो उम्मीदें हैं वो कितना पूरी हो पाएंगी इस बजट से। रिएक्शंस आपने सुन लिए। आम जनता को बहुत सारी उम्मीदें हर बार रहती हैं जब भी सरकार की ओर से बजट पेश किया जाता है। युवाओं के भी अपने अलग मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के अपने अलग मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, गृहिणियों की भी उम्मीद रहती है कि महंगाई क्योंकि आज के दौर में बहुत ज्यादा हो रही है तो उस पर जरूर उनको राहत मिले। और साथ वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क्य मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं आज बजट पर चर्चा की।
क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस हमने सुने, युवाओं को हमने सुना, महिलाओं को हमने सुना, नेताओं को हमने सुना। मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इस बार का सरकार का बजट कैसा हो सकता है और जो उम्मीदें आम लोग लगाकर इस बजट से बैठे हैं, कितनी ये उम्मीदें पूरी होने के आसार हैं? आगे चलिए। देखिए, जो बजट है ये चुनावी बजट आप इसको ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसी मोड पर है ये बजट जाएगा। और इस बजट में जो संकेत हैं ये करीब 1000 करोड़ के आसपास का बजट हो सकता है, जैसे संकेत मिले हैं जी। और ये लोक लुभावन जो शब्द होता है वैसा उस परिभाषा को छुएगा। लेकिन इस लोक लुभावन होने के बावजूद जो बहुप्रतीक्षित मांगे हैं, जैसे पेंशन को लेकर बातें लगातार आई हैं कर्मचारियों की ओर से कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए या बाकी और चीजें, तो उसमें वो कितना सरकार हिम्मत दिखाती है, क्योंकि कर्जा एक बड़ी समस्या है। कर्जा हर सरकार लेती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य के लिए कर्जे की जो लिमिट है वो अब एक खतरनाक स्तर को एक बजट पहले ही पार कर चुके हैं और इसको लेकर लगातार बातें आती रही हैं। तो इस बार वो क्या स्थिति बनती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये एक लोक लुभावन और चुनाव के दृष्टिगत बजट होगा, इससे कोई इनकार नहीं। ठीक है, क्योंकि महंगाई की हम बात करें, युवाओं के लिए रोजगार की हम बात करें, तो ये गृहिणी और युवाओं के प्रमुख मुद्दे हैं। स्टूडेंट्स के भी अपनी पढ़ाई को लेकर मुद्दे हैं। कई सारे राजनीतिक रिएक्शंस हमने इन पर सुने हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है सर, कुछ राहत रोजगार के क्षेत्र में मिलेगी, महंगाई के क्षेत्र में मिलेगी? गृहिणियों का बजट का, रसोई का बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है जब महंगाई बढ़ती है। उन लोगों को भी काफी उम्मीदें इस बजट से हैं। ये प्रश्न क्या आप मुझसे कर रहे हैं? जी, या कविलक मिश्रा जी, आप ही से कर रहा हूं सर। जी, ये मैंने बताया ना कि लोक लुभावन बजट है, तो वो समाज के हर वर्ग और हर तबके को छुएगा ये बजट। लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम मसले हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ वाला कोई इसमें मसला आएगा मैं इसको इस रूप में नहीं देख पा रहा हूं। और जहां तक मसला महंगाई का और महंगाई पर नियंत्रण का है, तो वो अकेले एक राज्य की जवाबदेही नहीं, वो केंद्र और राज्य दोनों के कई विषय ऐसे होते हैं जो संघीय ढांचे में शामिल होते हैं। तो हर मसले पर महंगाई का कंट्रोल राज्य कर ले ये संभव नहीं, क्योंकि राज्य के आय के साधन जो है वो टैक्स है, खनिज, उसके छत्तीसगढ़ में राज्य का बहुत अहम योगदान बनता है। इससे भी कोई इनकार नहीं कि शराब यानी आबकारी जो टैक्सेशन है उससे बहुत महत्वपूर्ण राशि मिलती है। लेकिन उसके बावजूद कर्जा लेना जरूरी है। अभी तक की जो योजनाएं हैं, अगर उन्हीं को चलाना है तो वो योजनाएं चलती रहे और उसके बाद लोगों को राहत मिल जाए, रसोई में गृहिणियों को राहत हो और बाकी चीजें कंपैरिजन के रूप में राहत के श्रेणी में जाए, तो वो राहत मिलेगी, क्योंकि चुनावी बजट का अंदाज है ये। लेकिन वो राहत कितनी होगी और कितनी राहत वाकई में दे पाएगी, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह तो है। ठीक है, हमारे साथ अर्थशास्त्री तपेश चंद गुप्ता इस पर जुड़ गए हैं। तपेश चंद गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है सर बड़ी बहस में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके पास अब मैं आ रहा हूं सर। एक अर्थशास्त्री होने के नाते कैसे छत्तीसगढ़ सरकार के आने वाले इस बजट को आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल जो बजट पेश होता है मूल रूप से अपने चुनावी एजेंडे के आधार पर होता है। इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके अनुसार से करेंगे। सिर्फ एक ही लक्ष्य जो है नशा मुक्ति वाला जो था इनका, शराबबंदी का, वह बस पूरा नहीं हो पाएगा। और जहां तक बात है बजट के किसी प्रकार के अपने स्तर पे जैसे लोक लुभावन ऐसा प्रस्तुत करना जो बोल रहे थे, अब ये ऐसी स्थिति रही नहीं है। जब से जीएसटी आ गया है तब से राज्य सरकार का अपना एक आय का स्रोत निश्चित हो गया है। यद्यपि थोड़ा सा वेट के कारण पेट्रोल और डीजल, आपका आबकारी, इन सब चीजों से वसूली हो जाती है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी कृषि विकास की योजनाएं या कृषकों के उत्थान की योजनाएं, गरीबों के लिए जो सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने वाली योजनाएं, बच्चों के लिए भोजन आहार व्यवस्था, महिलाओं के विकास एवं उनके उन्नयन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू रखेंगे। पर अब समस्या ये आ रही है कि ये कर्मचारियों और अधिकारियों के कल्याण के लिए क्या कार्य करेंगे। दूसरी बात ये आ रही है कि ये कितने हद तक राज्य सरकार अपने बजट की सीमाओं में रहकर कार्य करती है, क्योंकि देखिए अब जो कर्ज है तो उसमें ब्याज भी चुकाने का समय आ गया।
अब हमको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा और वो कर्ज की राशि की सीमा ना बढ़े, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्ष को यह मुद्दा मिलने लग गया है। इस कारण सरकार को इस बार बहुत संतुलित रूप में बजट प्रस्तुत करना होगा। और मैं जहां तक मानता हूं कि इस बार भी सरकार कर्मचारियों के कल्याण में कोई अंशदान दे पाएगी, मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ते चले जा रहा है राज्य सरकार पर, और बहुत जल्दी इतना पर्याप्त समय नहीं है कि अब हम चुनाव में जाने के पहले ऐसा कोई कार्य कर जाए जिससे कि कर्ज और बढ़ जाए, क्योंकि बाद में आलोचना का विषय बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ पूंजीगत निवेश जो पहले जो कर रहे थे, जो पहले वर्ती सरकार कर रही थी और ये अभी कर नहीं पाई है कोरोना वगैरह के कारण, तो उन चीजों को सीमित करते हुए फिर से जन कल्याण की योजनाओं पर व्यय करेंगे। कर्मचारियों के संतुष्टि के लिए योजना को देंगे, पर वो इस साल से लागू नहीं करेंगे 1 अप्रैल से, उसके बाद से ही लागू करेंगे। तो ये चीजें जो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा पीछे होते जा रहा है राज्य, कम से कम कर्मचारी कल्याण के मामलों में। कर्मचारी कल्याण की योजनाओं को यदि अगर ये फलीभूत कर देते हैं, जैसे एक बहुत बड़ी योजना इन्होंने जो स्वीकार किया, चाहे वो हाई कोर्ट के कारण हो चाहे किसी कारण, अनुकंपा नियुक्ति की योजनाओं को इन्होंने सरलीकरण किया जी। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बातें कही गई। अब ये बात है कि कितने लोगों को रोजगार दें। पहले जब आदमी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, सॉरी, जो उसको कहा जाए कि परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता था, नियुक्ति के तुरंत बाद 2 वर्ष के लिए उसको 3 वर्ष किया गया। उसके बाद उस परीक्षा अवधि में राशि जो पूरा भुगतान हुआ करता था, अब वो पुराना ना होकर 75% और धीरे धीरे बढ़ाने की जो योजना चली, इन सब चीजों से ये चीज तो तय हो गई कि सरकार जो है राजस्व में कटौती कर रही है, और वो भी कर्मचारियों। तो ये चीजें थोड़ा सा एक मतलब कहा जाए कि प्रजातंत्र के 3 स्तंभ होते हैं सर, जिसमें कार्यपालिका भी होती है, और कार्यपालिका में सिर्फ वरिष्ठ अधिकारी नहीं आते, चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी तक आते हैं, क्योंकि यही कार्यपालिका का बुनियाद होते हैं। इनके बिना हमारा नहीं हो सकता। तो न्यायपालिका, संसदीय कार्यप्रणाली के साथ साथ जो कार्यिक व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। और जहां तक योजनाओं में जो निःशुल्क चीजें दी जा रही थी राज्य सरकार के द्वारा, उन चीजों में थोड़ा प्रतिबंध और अपव्यय पर नियंत्रण रखना पड़ेगा साहब। कोई भी अधिकारी, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक गाड़ी ना हो, क्योंकि पेट्रोल का, ड्राइवर का, डेली वेजेस वालों को नियमितीकरण करने का ये जो चल रहा है, बाद में बहुत जबरदस्त आर्थिक बोझ आएगा। इसमें अंकुश लगाना जरूरी होगा। विभागीय आधार पर जो मिल रहा है वाहन सुविधा, उसको बंद करते हुए इनका जो केंद्रीय स्तर पर जो मिलता है, स्टेट गैरेज की गाड़ियां मिलती है, सिर्फ उसी को ही संधारित करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे बहुत से चीजों में बचत होगी। जैसे ऑनलाइन अब विधानसभा की कार्यवाही और उत्तर देने की बात कही गई है, ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था पूर्ण रूप से राज्य सरकार के कार्यालय में भी कम से कम जिला मुख्यालय और मंत्रालय के बीच तो होना ही चाहिए। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, प्रपत्रों का आना जाना, मैसेंजर का लाना ले जाना, ये जो अनावश्यक व्यय हो रहे हैं सर, जब अब हम इलेक्ट्रॉनिक एज में पहुंच गए हैं, इन चीजों का दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है। और कोरोना ने हम सबको मजबूत कर दिया है, तो हमको इसमें चूकना नहीं चाहिए। हमको इसका लाभ आम जनता को देना चाहिए और अपने वित्तीय आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखते हुए, उसको सीमित करते हुए बजट को पुख्ता करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि बजट बन चुका है, अब उसे आप और हम जो चर्चा करेंगे वो एक प्रकार से निष्प्रभावी नहीं रहेगा। उनके चर्चा में बजट संशोधन में वैसे संशोधन भी नहीं होता, अनुमान ही हम लगा सकते हैं। 1 रुपए की कटौती को कोई स्वीकार नहीं करता। पर मैं ये मान के चलता हूं, फिर भी राज्य सरकार अडिग है अपने किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबों के उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो ये 2 चीजें में होगा। लेकिन मेरा मानना ये है, कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है कोई, तो वह है शिक्षा का क्षेत्र। मैं प्राध्यापक हूं, इस कारण नहीं कह रहा हूं। आप स्कूल से लेके कॉलेज तक, या कॉलेज के प्रोफेसर ले लीजिए, स्कूल के टीचर ले लीजिए, ज्ञान की शून्यता पाई गई। लोगों की लिखने की आदत छूट गई है। लोग ऑनलाइन परीक्षा देना पसंद कर रहे हैं, लिख के देना पसंद नहीं कर रहे हैं। प्राध्यापक विषय के संदर्भ में जो डेमोग्राफिक रूप में जो प्रस्तुत करना चाहिए जनांकीय आधार पर और रेखा चित्रों के आधार पर, उन चीजों को अब वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। ये चीजें जो रिक्तता आई बौद्धिक क्षेत्र में, इसके प्रतिपूर्ति करने के लिए भी क्या सरकार की योजना आती है? क्योंकि यदि अगर इस बार अगर हम चुक गए साहब, तो बहुत बड़ी क्षति होगी। 2-3 साल का फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता है सर एजुकेशन का, वो लगभग शिक्षा को 5 वर्षों के लिए पीछे ढकेल देता है। तो ये 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो अब हमको देखना यह है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से नई शिक्षा नीति लागू किए जाने की जो बाध्यता है, उसमें हम बजट में कोई ना कोई प्रावधान देखेंगे और उसमें कितने सफल हो पाते हैं, इसका हम परीक्षण करेंगे।
ठीक है तपेशन गुप्ता जी, एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रहा हूं, पुरानी पेंशन जी। बहाली की मांग की जा रही है, क्या मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से ये संभव हो सकता है? देखिए सर, राजस्थान सरकार ने भी लागू किया है इसको। उन्होंने कहा है आगामी 1 अप्रैल से, मतलब वो 23 से शुरू करेंगे। तो हमारी राज्य सरकार जो कि इतने हयो हल्ले के बाद अगर उसको स्वीकार करती है, बुनियादी तौर पे उसे मान्य करती है, तो इनकी भी एक घोषणा होगी। ये इतना आसान काम नहीं है साहब कि आज कहे और कल से लागू कर दे, क्योंकि बाकी सबका जीपीएफ नंबर भी जानिएगा, उसका नंबर भी कन्वर्शन के लिए लगेगा, एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर आपका बजट का कंट्रीब्यूशन उतना जाना चाहिए, और हमारे पास ऑलरेडी कर्ज है, हम इसके लिए भी फिर कर्ज लेके चुकाएं, ये उचित नहीं होगा। तो ऐसे सरकार घोषणा कर सकती है। सरकार तो ऐसा है कि आगामी वर्ष के लिए कर सकती है, अगर करेगी तो बहुत जल्दबाजी होगी और बहुत सारी अनियमितताएं हो जाएगी साहब। जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा, कई सारी गलतियां रह जाएगी। इस कारण शांत मन से भले ही 6 महीना बाद करें, घोषणा कर दे किया जा रहा है करके, पर वास्तव में उसे 1 जनवरी 2023 से लागू करना चाहिए। मैं अप्रैल के पक्ष में नहीं, मैं कैलेंडर ईयर के पक्ष में हूं, और इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। निश्चित तौर पे ये कल्याणकारी योजना होगी और ये होना चाहिए। और अब मैं अगर इस बात को कह रहे हैं तो दूसरी बात और कहता हूं, महंगाई भत्ता तो अब जारी कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई साहब। पहले 2 साल पहले जो तेल के रेट थे और आज जो तेल के रेट है, तेल की धार मत देखिए साहब, कर्मचारियों के पेट भी देखिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम चर्चा क्योंकि लगातार करते भी रहते हैं अपनी डिबेट में। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि राज्य और केंद्र मिलकर एक बेहतर समन्वय बनाएं, उससे शायद हम इससे पार पा सकते हैं और कुछ चीजों को इजी कर सकते हैं। समन्वय की स्थिति नहीं रह गई। जीएसटी के लिए यही राज्य के मुख्यमंत्री और उनके वित्त मंत्री बैठते हैं और यही जीएसटी तय करते हैं, और बाद में फिर पसंद नहीं आता है तो केंद्र को दोष दे देते हैं, और केंद्र फिर कह देता है कि राज्यों की सहमति से हुआ है। तो ये जो वाइस वर्सा चल रहा है सर, आखिर प्रशासन को तो हम जानते हैं, हम सत्ता को ही तो जानते हैं, और सत्ता यदि अगर उचित रूप से अपने बातों को प्रस्तुत नहीं करता है या उसकी बात नहीं रखी जाती है तो उसमें जनता का दोष नहीं है। हमको जनप्रतिनिधियों भी चाहिए सर, स्वस्फूर्ति अपनी सुविधाओं में कटौती करें। अब राष्ट्र के लिए त्याग की बात उठी थी, कर्मचारी ने अपना डीए त्यागा, अपना 1 माह का वेतन भी दिया, हर चीज से छोटी छोटी राशि देते रहा है, कई सारी कल्याणकारी योजनाओं में अपना समय भी दिया है, श्रम भी दिया है, धन भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि अब जनप्रतिनिधि भी ऐसा त्याग करें, तब तो बात समझ में आएगी सर। और लोगों के जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करना है तो ये चीजें होनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बातें आज कही हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते एक बेहतर तरीके से आपने ये पूरा विस्तार से एक एक चीज को समझाने की कोशिश भी की है कि क्या कुछ सरकार कर सकती है, या फिर जनता जो उम्मीदें लगाकर बैठी है वो उम्मीदें कितना पूरी इस बजट से हो पाएंगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी ज्यादा लचर होती हुई हमें नजर आई। पिछले 2 वर्षों में जब कोविड रहा तो उसकी वजह से न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक काफी ज्यादा फर्क पड़ा, अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हुई, बाकी व्यवस्थाएं भी उससे प्रभावित हुई हैं। तो इन सब चीजों को सम्मिलित करते हुए क्या उम्मीदें अभी आपको लग रही है? बहुत छोटा एक आखिरी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो कोरोना काल में इतने ज्यादा पेशेंट हुए, इतने ज्यादा रोगी आए कि निश्चित तौर पे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था को चरमराना आवश्यक था। यदि अगर वो नहीं चरमराता और संतुलन करने की कोशिश अपना अस्तित्व खो जाता, इससे अच्छा था कि वो चरमराई, और चरमराने के बाद भी साहब लोगों ने संघर्ष करके कंधे से कंधा मिला के कार्य किया। सरकार ने भी पूरा सहयोग किया, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने। उस संघर्ष में सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जनता के बीच हाहाकार था। इस कारण मैं नहीं मानता साहब, डॉक्टरों ने भी जी जान से कोशिश की। वह बात अलग है कि कुछ निजी क्षेत्र के अस्पतालों ने, हॉस्पिटलों ने शोषण किया, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हर जगह कालाबाजारी करने वाले और लुटेरे बैठे था। इस कारण मैं उसकी लचर होते हुए मैं नहीं मानता। ये है कि अब ऐसी घटना ना हो, उसके लिए अलर्ट होना चाहिए। तो केंद्र और राज्य ने पर्याप्त व्यवस्था की है। अब रही बात जहां तक सर अर्थव्यवस्था को सुधारने की, तो मैंने आपको एक ही चीज कहा है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं सर, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण ये बहुत जरूरी है। अगर मैं उच्च पद पर बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुविधा संसाधनों से परिपूर्ण हो जाऊं या उसका दुरुपयोग करने लगूं। इस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। चाहे वो एजी का ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, उन सब चीजों को सोशल ऑडिट नाम की एक चीज होती है।
सामाजिक अंकेक्षण कि आपने जो चीज काम किया, मैं 10 रुपए कप में भी चाय पी सकता हूँ, 25 रुपए भी पी सकता हूँ, 300 रुपए भी पी सकता हूँ। बिल्कुल। अगर मैंने 300 में पिया है तो उसका औचित्य क्या है, सामाजिक औचित्य क्या है? क्या मैं 10 रुपए के काम चाय से उसका निराकरण नहीं कर सकता था? ये बिंदु पर जब चर्चा होने लगेगी सर, उस तरीके से सामाजिक अंकेक्षण होने लगेगा, तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आप चलिए, ये बताइए, जी। एक बुके में आप एक फूल से आपका मैं स्वागत कर सकता हूँ 10 रुपए के, तो मैं आपको 1000 रुपए का बुके क्यों दे रहा हूं? बिल्कुल। ये जो ठीक अपव्यय है। हो रहा है, इस पे हमको नियंत्रण करना होगा। ठीक। और कौन? हम जो जनता है, हम ही उत्साह में उनके जनप्रतिनिधियों के सम्मान और उस पर ज्यादा ठीक है। व्यय करते हैं। इस पे किसी तरीके से नियंत्रण रखना होगा। ठीक है सर, अगर हमने ये चीज- आज हमें समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया तपेश्वर गुप्ता जी आपका, बहुत शुक्रिया याज्ञवल्क्य मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बजट पर चर्चा करने के लिए। 9 तारीख को बजट आ रहा है, देखना होगा क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा। उम्मीदें कितनी पूरी इस बजट से लोगों की हो पाती हैं। नमस्कार।